कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो दुनिया के किसी भी देश के संविधान में इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। दुनिया के किसी भी देश में एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी जितनी सारी चीजें आपको भारत के संविधान में मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 8-10 चीजें मैं आप लोग के सामने गिनाऊंगा। पहला चीज है कि जैसे आप भारत के संविधान को उठाएंगे, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये जो प्रस्तावना भी पढ़ रहे थे ना, इसमें 5 महत्वपूर्ण चीज है। पहला चीज है क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानव की गरिमा। समता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी, बंधुता, फ्रेटर्निटी, न्याय, जस्टिस और मानव की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये 5 स्वर्णिम सिद्धांत हैं, 5 गोल्डन प्रिंसिपल है भारत के संविधान में। दूसरा है साथियों कि भारत का संविधान ने हम सबको समान नागरिकत्व दिया है, जिसको हम हिंदी में समान नागरिकत्व कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमन सिटीजनशिप कहते हैं। भारत के संविधान बनने से पहले भारत में समान नागरिकत्व नहीं हुआ करता। समान नागरिकत्व कैसे नहीं था? अगर आप जो ब्राह्मणिकल लॉ है, जो मनुस्मृति है, जो मनुवादी व्यवस्था है, उसके तहत किसी को वर्णवाह कह दिया, तो किसी को अछूत कह दिया, तो किसी को शूद्र कह दिया, तो किसी को वैश्य कह दिया, तो किसी को ब्राह्मण कह दिया। लेकिन भारत के संविधान ने हम सबको कॉमन सिटीजनशिप दिया। चाहे कोई गांव का रहने वाला व्यक्ति हो या शहर का रहने वाला व्यक्ति हो, जंगल में रहने वाला व्यक्ति हो, उत्तर भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, पूर्व भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, पश्चिम भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, यानी भारत के किसी भी कोने का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी को एक समान नागरिकत्व है। सभी को समान नागरिकत्व है, जिसको हम कॉमन सिटीजनशिप बोलते हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज है, अभी हमारे गार्जियन अभिभावक रामाशीष अंकल जी बोल रहे थे, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो संविधान के भाग 3 में 22 भाग की जो बात की है, उसमें जो तीसरा भाग है, जिसको हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, जिसमें संविधान के आर्टिकल 35 से लेकर 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल्स आता है, जिसको हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, जिसको हम मुख्य रूप से जो है 6 भाग में बांट सकते हैं। वो क्या है? वो है साथियों, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 20 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको थोड़ा थोड़ा हम आपको डिफाइन भी कर देंगे। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से लेकर 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये फंडामेंटल राइट है, जिसको हम मुख्य रूप से 6 पार्ट में बांट सकते हैं। समता का अधिकार, कभी आप लोग को बीच मौका मिलेगा कैडर के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि समता का अधिकार क्या है, राइट इक्वालिटी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है उसको कहते हैं भाग 3, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों है? इसमें जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों का अगर हनन होता है, सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, मूल अधिकार में दिए गए किसी भी अधिकार का अगर हनन होता है सरकार के द्वारा भी, तो आप इस अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन कर सकते हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है, बोलने की आज़ादी हमारा मूल अधिकार है,
दादा, संगठन बनाने की आज़ादी हमारा मूल अधिकार है, भाषण देने की आज़ादी हमारा मूल अधिकार है, धर्म मानने का और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। इसको आप हमसे छीन नहीं सकते। अगर कोई छीनेगा तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है पुलिस को निर्देश करेगी। अभी हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं, 50 लोग है, 60 लोग है, कोई आकर बोले कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, तो आप इसके लिए आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं हाई कोर्ट, कि बोलने का जो अधिकार है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार से नहीं रोका जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट जो है पुलिस को आदेश करेगी कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, पुलिस की प्रोटेक्शन में आपको बोलने का आजादी दीजिए, बोलने की अनुमति दी जाएगी। मूल अधिकार को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। इसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। हम लोग बीच में वकील बैठे हुए हैं, प्रभुनाथ जी, कुछ गलत बोल रहे हो तो सर सुधार कर दीजिएगा। इसीलिए मूल अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम भाग 4 कहते हैं। तो ये तीसरी चीज है कि संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार दिए जिसको हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। चौथा जो चीज है साथियों वो है कल्याणकारी राज्य। भारत का संविधान मात्र एक ऐसा संविधान है जिसने कल्याणकारी राज्य का गठन किया, वेलफेयर स्टेट का गठन किया। अभी हमने जिन राजाओं का नाम लिया, सम्राट अशोक से लेकर साहू जी महाराज तक, ये जो राजा थे इनके जो राज्य था वो कल्याणकारी राज्य था, वेलफेयर स्टेट था। लेकिन भारत के संविधान ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का गठन किया, वेलफेयर स्टेट का गठन किया। जो संविधान के भाग 4 जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कि मूल जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उस मूल अधिकार के साकार के लिए सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, स्टेट समझ रहे हैं, चाहे राज्य की हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों स्टेट बोला जाता है। स्टेट के लिए, जुडिशियरी के लिए और सरकार के लिए निर्देश है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए कि ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी है उसको जितना हो सके उसको कम किया जाए। सामाजिक गैर बराबरी को, राजनीतिक गैर बराबरी को और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म किया जाए, उसको मिटाया जाए। इसके लिए प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाना चाहिए। तो संविधान में पहली बार जो भारतीय संविधान ने कल्याणकारी राज्य का गठन किया, ये हमारे संविधान का चौथा सबसे बड़ा अनोखा चीज है। पांचवी चीज है साथियों कि दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी और दूसरा को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी कहीं कहीं पे किसी देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है, राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलता है। और कहीं कहीं पार्लियामेंट्री जैसे अपने देश में पार्लियामेंट्री यानी संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल, ये दोनों अपने देश में। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है कि जो जनता है वो अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनेगी। असेंबली में विधायक चुनेगी, लोकसभा में सांसद चुनेगी और इन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सेंट्रल में प्रधानमंत्री का गठन किया जाएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। और राज्यों में चुने हुए MLA के द्वारा मुख्यमंत्री का गठन किया जाएगा। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी जिसको संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। ये भारत की संविधान की 5वां खूबी है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। ये दोनों तरह की व्यवस्थाएं अपने देश में है। उसके बाद छठी चीज है साथियों जिसको हम लोग संघीय प्रणाली कहते हैं, फेडरलिज्म। कि हमारे देश का जो स्टेट है, राज्य है,
और जो सेंट्रल है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, यूनियन और टेरिटोरी, इनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। और अभी जो संविधान में 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, अभी तक लगभग 100 से ऊपर संविधान में संशोधन हो चुके हैं। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए जो पंचायती राज का गठन किया गया, लोकल सेल बॉडी का निर्माण किया गया, तो लोकल सेल बॉडी भी इसमें शामिल है कि यूनियन और सेंटर के बीच में और लोकल सेल बॉडी के बीच में कैसा संबंध होगा। इसके लिए विधायिका को ये निर्देश है कानून बनाने को लेकर और उस कानून को रेक्टिफाई करने को लेकर। ये छठी चीज है जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। सातवीं चीज है साथियों कि हमारे संविधान ने कुछ इंडिपेंडेंट संस्थाओं का निर्माण किया और उनको कुछ ताकतें दी। वो क्या है इंडिपेंडेंट संस्था? पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, और तीसरा है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण भारत के संविधान ने किया और इनको ताकत दिया, इनको शक्ति दिया। ये संविधान की 7वीं अनोखा चीज है। और 8वीं चीज है साथियों कि हमारे देश के संविधान का वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन होगा, वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ, दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे देश का कैसा संविधान का कैसा रिलेशन होगा। ये हमारे संविधान की 8वीं अनोखा चीज है। और 9वां अनोखा चीज है कि भारत के संविधान ने शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और OBC को रिजर्वेशन दिया। एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एजुकेशन और सर्विसेज में, शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति को नौकरियों में और शिक्षाओं में आरक्षण का अधिकार मिला। और 8वीं